नमस्कार। आप देख रहे हैं 99 न्यूज़। और आज के स्पेशल प्रोग्राम 99 न्यूज़ कॉन्क्लेव में हम लोग धनबाद के विकास कैसे हो इस पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि सुबह से हमारे पास अतिथियों का आना जारी है और हम लोग जान रहे हैं कि धनबाद का विकास कैसे हो। तो अगले जो अतिथि हमारे हैं वो अनंत नाथ सिंह जी हैं, जो कि झारखंड ब्रिक्स एसोसिएशन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो हम चाहेंगे सर आइए आपसे, और आपसे भी हम इनसे भी जानेंगे कि धनबाद का विकास कैसे हो, क्योंकि किसी भी क्षेत्र का विकास बिना उद्योग धंधों के नहीं हो सकता। तो सर पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। आप चूँकि ऐसे निर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं कि हर एक आदमी का एक सपना होता है घर बनाने का, और बिना घर का सपना ईंटों से पूरा नहीं हो सकता है। तो आप काफ़ी दिनों से ईंट का एक भट्टी चला रहे हैं। तो क्या कुछ इसमें अभी आप समस्या देख रहे हैं, और जो अभी शुरुआत किए थे अपने उद्योग का, तब के क्या कुछ आपको देखने को मिलता था? जो ईंट उद्योग है, ये विकास से जुड़ा हुआ बड़ा अच्छा आपने शब्द प्रयोग किया। जहाँ भी ईंट बनता है, डेवलपमेंट होता है, उसी को विकास मानते हैं। चाहे नालंदा के, अब जब यूनिवर्सिटी को आप देखेंगे वहाँ पे जो ईंटें हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में जो ईंटें देखी गई हैं, और वहाँ नालियाँ बनी हैं, तो लोग कहते हैं वे विकसित था या विकास हुआ। अगर ईंटा नहीं है तो विकास नहीं है, ये लोग मान के चलते। तो हम इस मामले से गौरवान्वित हैं। वैसे मैं माइनिंग इंजीनियर हूँ और 69 बैच का हूँ, और कई क्षेत्रों में काम करने का मौका मुझे मिला। मैंने जब इस उद्योग को लगाया तो उसके पीछे मेरी सोच ये थी कि नौकरी करने वाला एम्प्लॉयर नहीं हो सकता, एम्प्लॉई होता, और उद्योग चलाने वाला एम्प्लॉयर होता, लोगों को रोजगार देता। तो रोजगार देने के दृष्टिकोण से मैंने ईंट भट्ठा शुरू किया। तो फिलहाल सर अगर बात करें धनबाद में कितने ईंट भट्ठे हैं और कितने रोजगार इसे सृजन हो रहा है? यहाँ भट्ठे 125 ईंट भट्ठे हैं, और यहाँ 1 लाख मजदूर कहिए या उससे जुड़े हुए लोग हैं जिनको रोजगार मिल रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। उसमें मोल्डर्स हैं, लोडर्स हैं, वो ट्रैक्टर्स वाले हैं, मेशन्स हैं, ये सब लोग लेकर के 1 से 1.5 लाख लोगों का रोजगार मिलता है। आप सर चूँकि लाल ईंटा का भट्ठा वगैरह प्रयोग करते हैं, अभी फ्लाई ऐश भी एक नया टेक्नोलॉजी आ गया है, तो उससे कितना प्रभावित हो रहा है? दोनों में क्या कुछ अंतर है? थोड़ा सा दर्शकों को बताइएगा कि घर जो हम लोग निर्माण करते हैं तो लाल ईंटे का प्रयोग करें या फ्लाई ऐश ईंटे का प्रयोग करें? पहले आपको मैं ये कंसेप्ट बता दूं, लाल ईंट और फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश है क्या? ये रिफ्यूज्ड मटेरियल है थर्मल पावर का। कोल जब जल जाता है तो उसका जो फ्लाई ऐश बनता है रिफ्यूज मटेरियल, तो डंपिंग प्रॉब्लम था पावर प्लांट के लिए। अब उनके साथ वो था कि इसको हटाया जाए, नहीं तो वो करीब करीब हर वर्ष 1.5 से 2 किलोमीटर वो डंपिंग के लिए उनको डंपिंग यार्ड बनाना पड़ता था। तो उसका हुआ कि यूज़ कैसे किया, तो उसको हुआ कि रिफ्यूज मटेरियल है लेकिन इसको फीलिंग में यूज किया जाए, या माइंस में किया जाए, या रोड में किया जाए, तो इसको ईंटे में भी प्रयोग किया जाए, लोगों ने किया। तो फ्लाई ऐश को, लेकिन आपको मैं जानकारी दूं, फ्लाई ऐश ब्रिक्स केवल फ्लाई ऐश से नहीं बनता, उसमें जिप्सम मिलाया जाता है, उसमें सैंड मिलाया जाता है, उसमें आपको ये लाइम मिलाया जाता है, और वो परसेंटेज है। फ्लाई ऐश ब्रिक्स का CFRI ने निकाल के दिया है। लेकिन आप पहले ये जान लें कि व्हाट इज द लाइफ ऑफ द सीमेंट। सीमेंट की लाइफ 100 ईयर्स है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ब्रिक्स का प्रूफ हो चुका है कि 5,000 साल पहले भी लाल था, आज भी लाल है, और अगर 10,000 वर्षों के बाद भी होगा तो लाल भी रहेगा। एक दूसरा, रेड ब्रिक्स का क्या है कि अगर उसको पीसेस में टूट जाए तो उसको आप कहीं और यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्लाई ऐश ब्रिक्स अगर टूटता है तो जो वट इज रिफ्यूज्ड मटेरियल, और उसको कहीं डंप ही करना पड़ता है। तो सर फ्लाई ऐश के ईंट जो है उनकी उसके आने से आप लोगों का रेड ब्रिक्स का कितना व्यापार प्रभावित हुआ है? ऐसा है, आ, इसको यूं लिया जाए कि बाजार में मटेरियल कुछ आता है यूज एंड थ्रो का,
और फास्ट फूड का एंड यूज एंड थ्रो का। तो प्लास्टिक है, इमीडिएटली डिस्पोजेबल जिसको बोलते हैं, वो क्या किया, लिया फेंका। तो फ्लाई एश ब्रिक्स है, कहीं बाउंड्री करनी है, कहीं वो कुछ करना है कर लीजिए, लेकिन अगर उस पर लोड दे के पार्टीशन करना है कर लीजिए, लेकिन उस पर लोड दे के आप नहीं कुछ कर सकते, उसमें लोड नहीं हो सकता। कहीं स्ट्रक्चर बना उसको पार्टीशन कर लीजिए, लेकिन उसकी भी जो लाइफ है वो उतनी नहीं है, और उसमें कई तरह से भाभा एटॉमिक एनर्जी वालों ने भी इसको कहा है, और दैट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ आल्सो, और वेदर प्रूफ नहीं है वो, पहले ये आप जान लीजिए। लाल ईंट का जो मकान बनेगा वो सर्दी में गर्म रहेगा, गर्मी में ठंडा होगा, लेकिन इसके साथ ये नहीं हो सकता, ये एक प्रॉब्लम है फ्लाई ऐश। लेकिन अब चूंकि ये हो गया कि तो थोड़े वर्षों के लिए करना है और कुछ सस्ते दाम में मिलता है। अभी क्या कुछ आप लोग की अवस्था है, कितना राज्य सरकार से आप लोग को सहयोग मिल पा रहा है? अभी आप लोग की क्या उद्योग की स्थिति है फिलहाल? ऐसा है, सरकार से सहयोग तो मिलना चाहिए, चूँकि हम उद्योग में एम्प्लॉयमेंट सृजन करते हैं और उसके लिए सरकार से कुछ लेते नहीं। लेकिन मुझे आज ये कहने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं है कि जो सरकार से अपेक्षित सहयोग है वो नहीं मिल रहा, जो मिलना चाहिए, जो प्रोत्साहित किया जाना चाहिए वो नहीं हो रहा। ईंट उद्योग को जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। क्या कुछ अपेक्षा कर रहे हैं सरकार से आप, किस तरह का सहयोग की बात कर रहे हैं? सहयोग देखिए, अब आपको नेपथ्य में जाना होगा, हालांकि भूत बहुत अच्छी बात नहीं है लेकिन उसकी चिंता करनी पड़ती है पास्ट की। तो पास्ट में मूविंग चिमनी थी, उसको बुल ट्रेंच भी करते थे, किन्स बोलते थे। लोहे की चिमनियाँ रहती थी, 32 फीट हाइट रहती थी, और उससे वो बनाते थे ईटा। बाद में हुआ कि इससे पोल्यूशन होता है, तो एफसीबी के आया 2003, वो आ गया 96 में ही, लेकिन उसको 2003 में लोगों ने कर दिया, एक्सटेंशन लिया। तो उससे कर करके तो जब बनाया तो उसमें तो इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन उसके अगेंस्ट में सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए थी। और फिर हमने अपने समय में एक प्रयास किया था, और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आई थी खादी ग्रामोद्योग से, कुछ सब्सिडी हम लोग दिलवाते थे, वो भी आज बंद है, आज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दिक्कत तो है। तो एमएसएमई जैसी संस्थान में जो सरकार की, तो निश्चित, वहाँ से कुछ क्या सहयोग हाँ मिलता है? एमएससी में है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एमएससी मदद करता है, इसमें दो मत नहीं, लेकिन कुछ प्रक्रियाएं इतनी दुरूह हैं कि वो साधारण भट्ठे वाला उसको फुलफिल नहीं कर पाता है, इसलिए दिक्कत है। काफ़ी रेट भी हम लोग देख रहे हैं कि ईंटों का बढ़ रहा है, आम पब्लिक पे लोड पड़ा था, क्या कुछ कारण है उसका? नहीं ठीक आप है, लोगों का खर्चा कहाँ बढ़ जा रहा है अभी? नहीं निश्चित रूप से आपने कहा। और होता क्या है, जब मैंने शुरू किया था उस वक्त 20 रुपये हजार में मोल्डिंग होती थी, लीज में जमीन जो मिलती थी वो 35 से 50 रुपए में मिलती थी। आज मोल्डर का रेट जो है 700 पर 1000 हो गया। अब आप सोच लें, 20 का 700 हो गया। कोयला उस वक्त जो था, हम लोग कोयलरियों से लेते थे, तो ट्रकों में भर देते थे, और भर करके वो कहते थे अच्छा इतना दे दीजिए इसका स्लैग का। लेकिन आज वो नहीं है, आज कोयला गवर्नमेंट रेट जो है निश्चित रूप से उतना नहीं है, वो 5000, 6000, 4500 है, लेकिन जो बिचौलिए से कोयला लेते हैं लोग वो 18,000, 16,000 रुपये। तो अभी कोयले की उपलब्धता कैसे हो पा रही है आप लोग को, क्योंकि अभी बीसीसीएल जैसे है कोयला के उत्पादन का काफ़ी बड़ा क्षेत्र है एक्चुअली इसमें। एक सिस्टम ये है, बीसीसीएल में जब ब्रिक्स दिया जाता था पहले, तो वो 25 टन कोयले देते थे, 30 टन कोयले देते थे पर लाख, तो उससे चलता था। या उसमें एक सिस्टम था, आप पैसे जमा करिए आपको दे देते थे, और उसमें ये नहीं था, बीडिंग सिस्टम नहीं था, जो रेट था उनका उस रेट में पैसा जमा करिए और आपको 2 टन 4 टन दे देते थे। अब चूंकि रेट भी ज़्यादा हो गया है और वो बीडर्स भी आ गए, बाहरी बाहरी लोग आ गए, इसलिए अब सरकार ने भी कुछ नियम ऐसा बना दिया है
और सबके बस की बात नहीं है कि उसमें भाग ले सके। क्या लगता है बीसीसीएल जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो कोयला निकाल रही है उसके वजह से आप लोग के ऊपर खर्च का लोड बढ़ गया है क्या? नहीं, बीसीसीएल को आउटसोर्सिंग से फ़ायदा हो गया, वो समाज का बहुत नुकसान हुआ। वो आप जब डेवलपमेंट की धनबाद की बात कर सकते हैं, प्रदूषण भी तो काफी। हाँ, तो जितना नुकसान बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग ने किया है पोल्यूशन के मामले में, बीमारियां जितनी इसने फैलाया है, उतना कई वर्षों तक मैं ये कह सकता हूँ, और जब से मैं था वो तो उस तरह की स्थिति नहीं था, उसके पहले भी जितना ये शांत क्षेत्र था, कई मामलों में शांत था, और आज जितना अशांत हुआ है वो आउटसोर्सिंग की देन है। वो एक्सप्लोसिव यूज करते हैं, और एक्सप्लोसिव यूज करते हैं, मैंने तो चेयरमैन को कहा था कि ये हेवी ब्लास्टिंग करते हैं, और हेवी ब्लास्टिंग जब करते हैं ये, तो कोयला माने पत्थर ज़्यादा टूटे इसके लिए ओवर चार्जेस करते हैं एक्सप्लोसिव, और ओवर चार्जेस जब एक्सप्लोसिव होगा तो वो क्या होता है कि निश्चित रूप से उसका धुआं गुबार उड़ता है। अब आप एक ही चीज़ समझ लीजिए, आप धनबाद में हैं, बैंक मोड में अगर आप जाएं, वहाँ जो पोल्यूशन का रेट देखें तो वहाँ दुकानों से नहीं, वहाँ की गाड़ियों से नहीं है, लेकिन वहीं बगल में धनसार है जहाँ हमारे एमपी महोदय रहते हैं, बिल्कुल बगल में, और हमारे विधायक लोग हैं जिनका घर है, तो उनके यहाँ जो ब्लास्टिंग हो रही है तो निश्चित वो भी प्रभावित है, वो भी दुखी होंगे, आत्मा से दुखी होंगे, लेकिन कुछ बाध्यता है, कुछ बोल नहीं सकते। एक्सप्लोसिव से अब वो डंपर्स जो है, हम लोगों के रीजन में जब माइंस मैनेजर में था उस वक्त 5 टन 8 टन की गाड़ियां चलती, आज 100 टन की गाड़ियां चला रहे हैं हम लोग, इतनी हेवी गाड़ियां चल रही। वो एयरबॉर्न डस्ट इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो कोयलरियों का डस्ट आकर के हम लोगों के धनबाद में आ रहा है। अभी भी छतों पर आप देखेंगे तो काली परत जमती, ये तो यही देन है बीसीसीएल की। धनबाद में तो बहुत दिन से आप हैं। अभी जो वर्तमान में जो समस्या है धनबाद में, हालांकि नगर निगम चुनाव अब होने वाला भी है, तो जाम की समस्या को लेकर सब कोई बात कर रहा है। आपको क्या लगता है जाम की समस्या कितना बड़ा रूप है और क्या कुछ इसका निदान होना चाहिए या अभी तक क्यों नहीं हुआ? किसी भी कौन दोषी है इसके लिए? किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं कहूँगा कि इच्छा शक्ति का अभाव, इच्छा शक्ति अगर हो तो निश्चित हो सकता है। अगर टनल्स कश्मीर में बन सकते हैं, टनल्स समुद्र में बन सकते हैं, तो यह धनबाद के हया नहीं हो सकता। माइंस में अंडरग्राउंड में जो काम होता है, आपको जानकारी दें, ये डीपेस्ट माइन है मोनी डी की और सुदाम डी की, जहाँ वर्किंग हो रही है। यहाँ पर हमारा सीएम फराई है, हमारा डीजीएमएस के लोग हैं, दे आर टेक्निकली साउंड, और वो देंगे प्रपोजल, लेकिन उनसे लें तो सही, करने की ये सोच तो होगी करना है इसको। इसको अगर पॉलिटिकलाइज करेंगे, सोशलाइज करेंगे अपने इंटरेस्ट में, बहुत क्लियर मैं बता दूं, समाज का हित नहीं देखा गया, इस जिले का हित नहीं दिया गया। झरिया कोलफील्ड जो यूनिवर्सल माइनिंग कार्डिफ की बुक है इंग्लैंड में, आज भी झरिया कोलफील्ड का नाम है, रानीगंज कोलफील्ड का नाम है। तो ये माइंस हैं यहाँ, ये विश्व की धरोहर है, इसको बचा के कैसे रखना है ये सोचना चाहिए ना। देखिए धनबाद जो है, रेलवे का मामला हो या फिर कोयले का मामला हो, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू तो दे ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सांसद भी हमारे तीसरा टर्म है ये, धनबाद के विधायक का भी दूसरा टर्म है। यहाँ पे एक चुनावी प्रक्रिया जैसे कि मेयर का भी एक योगदान होता है, तो कहाँ कुछ कमी रह जा रही? क्योंकि आपका अनुभव है, तो क्या अनुभव लगता है कि आप अपना अगर अनुभव शेयर कर वो सुन रहे हैं तो आप अपना अनुभव बता सकते हैं या क्या कुछ राय देना चाहेंगे आप? ऐसा है कि पहले तो जो भी जनप्रतिनिधि बनता है वो बनने के पहले तक किसी पार्टी का है, जो ही वो विधायक और सांसद बनता है या मंत्री बनता है तो वो देश का मंत्री बनता है, किसी राज्य का हो चाहे राष्ट्र का, और जब विधायक और सांसद बनता है तो उस क्षेत्र का बनता है। तो इसको लेकर के प्लानिंग की जानी चाहिए।
और पहले प्लानिंग लोग करते थे, एक पंचवर्षीय योजना थी जिसको आजकल नीति आयोग कर दिया। भाई अगर नाम बदलने से हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नीति तो है, बड़ी अच्छी बात है, आपने पंचवर्षीय को नीति कर दिया। ये नीति कूटनीति है कि राजनीति है, लेकिन नीति है। लेकिन वो योजना थी। योजना का मतलब है प्रोजेक्ट, विकास का प्रोजेक्ट। जब योजना होगा तब कार्य होगा, और नीति होगी तो उसमें राजनीति होगी, कूटनीति होगी। बस इतनी सी बात है। अच्छा, फिर से हम लोग सब ब्रिक्स पे ही आते हैं, रेड ब्रिक्स पे ही आते हैं। तो अभी जैसे कि स्टार्टअप बिजनेस वगैरह या फिर नए जो उद्योग, जो युवा है जो चाहते हैं कि ब्रिक्स में अपना करियर बनाए, तो क्या लगता है उनको किस तरह से आना चाहिए? देखिए, उनको आना चाहिए। और मैं बताऊं, मैंने शुरू में ही कहा था कि बुजुर्गों के पास अतीत तो है, अतीत के अनुभव हैं, लेकिन जो प्रौढ़ है उनका वर्तमान है और युवकों का भविष्य। तो बच्चों को आना चाहिए। और आज ये 21वीं सदी है। आप बैठे हैं, टेक्निकली इतनी साउंड है कि यहाँ बात हो रही है और जो भी सुनना चाहे विश्व में कहीं भी सुन सकता है। पहले ये नहीं था। एक ही उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि अगर मुझे बनारस फ़ोन करना होता था तो दिन में नहीं होता था, रात में ट्रंक कॉल होता था और उसका टाइम फिक्स था, उस वक्त बात होती थी। आज अब कभी भी कर सकते। और ये युवा वर्ग के जो बच्चे हैं टेक्निकली बहुत ही साउंड है और इनको आना चाहिए और अपने ढंग से करना चाहिए। क्योंकि भट्ठे पर पहले मुनीम रहता था, झोला लेके चलता था, अब तो कंप्यूटर है, मोबाइल है, पूरा मोबाइल में इन लोगों का है। इसलिए हम तो इनको इनवाइट करेंगे और इनकरेज करेंगे, और इनको जो भी हमारे अनुभवों की, हमारे लोगों की है। और मैं बता दूं, यहाँ ही नहीं, मैं धनबाद का भी अध्यक्ष रहा, झारखंड का रहा, आज पूरे भारतवर्ष का पैट्रोन की हैसियत से हूँ, जहाँ 1.5 लाख भट्टे हैं। मैं उन बच्चों को प्रोत्साहित करता हूँ और वो लोग आ रहे हैं और बड़े अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। युवा को आना चाहिए इसमें और वो काम करें। देखिए, ये थे हमारे साथ झारखंड का। कुछ सवाल वगैरह लेना चाहें तो हमारे सहयोगी हैं, कुछ सवाल अगर। सर, आपसे एक सवाल है। आप जैसा बताया कि माइनिंग इंजीनियर हैं आप। जी। धनबाद के जो कोयला खदान है, पिछले कई दशक से इसमें कोयला खदानों में आग लगी हुई है। जब एक पेट्रोल के टैंक में आग लगती है तो उसे बुझाया जा सकता है, पेट्रोल के कुआं में जब आग लगती है तो उसे बुझा लिया जाता है। तो फिर ये झरिया की आग को बुझाने में सरकार को क्यों परेशानी हो रही है, या फिर क्या कमियां है जो नहीं हो पा रहा है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ये बर्निंग इशू है झरिया के लिए। हम लोग जब पढ़ते थे, पहले तो आप जान लीजिए कि झरिया कोल्ड फील्ड में आग लगी कहाँ से। ये जोगता कोयलरी एक है, सिजुआ में अभी है, सिजुआ एरिया। तो पहले लोग क्या करते थे कि वो लालटेन और ढिबरी लेके जाते और उसी से माइंस में कोयला काटते थे। और माइंस में अंदर काटेंगे तो उसमें रहता है CH4 गैस, मीथेन गैस उसको बोलते हैं। वो बड़ा ज्वलनशील होता है, उसमें आग लग जाती है। और कभी वो चीज़ हुई और उसमें आग लगी। वो धीरे धीरे, अब उतना टेक्निकली लोग साउंड नहीं थे, आइसोलेट नहीं कर सके, और वो आग बढ़ने लगी, जोगता से बढ़ने लगी। ये लोधना तरफ जो आप देख रहे हैं झरिया कोल्ड, उस साइड में भी कुछ आग लगती है और उसको बोलते हैं माइनिंग टर्म में, वो कंबशन होता है। जैसे लकड़ी से पहले ये सपोर्ट करते, तो लकड़ी छील के वहीं रख दिए, तो कार्बोनेशियस मटेरियल है। ऑक्सीजन से जब ऑक्सीडेशन हुआ, उसमें धीरे 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 गर्म हुआ, क्योंकि नीचे गर्मी रहती है, तो उससे आग लगी। तो वो टेक्निकली उतना साउंड लोग नहीं थे, उसको आइसोलेट किया, उसको बंद किया लोगों ने, फायर स्टॉपिंग्स बनाया लोगों ने, ठीक है। तो फायर स्टॉपिंग्स बनी, लेकिन आज मुझे ये कहने में ज़रा भी हिच नहीं है कि फायर स्टॉपिंग्स बनी, उसकी फीलिंग हुई साइंस से, लेकिन दुखद अध्याय है कि वो कंटेक्चुअल था, उसका मुंह बंद किया गया, आग नहीं बंद की। अगर फीलिंग इस कमरे में आग है, वहाँ से फीलिंग की जाए और यहाँ तक रहे। आप जानते हैं, जब तक एयर नहीं मिलेगा तब तक आग नहीं जलती। किसी को बुझाने के लिए
और आग का में अगर ऑक्सीजन मिलेगा तभी जलेगा, तो वो एक सिस्टम था, उसको बंद कर दिया। तो लोगों ने किया क्या, कॉन्टैक्ट्स हुए, बड़ी ईमानदारी से हुए, उसको फीलिंग करने के हुए, लेकिन वो फीलिंग जिस तरह से होनी चाहिए थी वो नहीं, और नहीं हुई तो उसमें ऑक्सीजन जाते रहा और वो आगे आज तक नहीं बुझ पाई। और वो अंडरग्राउंड माइंस में था, चूंकि आपने पेट्रोल का कहा था, घर का कहा था, तो वो दमकल वाले आते हैं बाहर से कर लेते हैं, ये हमारे अंडरग्राउंड में थे, तो अंडरग्राउंड माइंस थी पहले, तो इसलिए ये प्रॉब्लम है। और अभी भी वो एक्सटेंसिव होते जा रहा है, लेकिन वो आइसोलेट हो गया, उसको आइसोलेट मतलब उसको रोक दिया गया है, वो बढ़ नहीं रहा है जिस गति से उसका बढ़ना चाहिए। लेकिन केदुआ तरफ भी हो गया, करकेंद में भी हो गया, जोगता में, लेकिन शुरुआत उसकी हुई है जोगता में से। मतलब भारत सरकार चाहे तो ये आग बुझाया जा सकता है। एग्जैक्टली बुझाया जा सकता जब चाहे। मैंने शुरू में ही एक शब्द प्रयोग किया है, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी, इच्छा शक्ति से आप चंद्रमा पर जा सकते हैं, मंगल ग्रह की कल्पना कर लिए हैं जिसको आप देखे नहीं है, और आग क्या चीज, आग तो दिखाई पड़ रही है, उसमें बोर हो सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो टेक्नीशियंस जो दे रहे हैं जो राय, उसको तो मानिए आप। जो अगर अगर मान लीजिए मैथमेटिशियन है, तो अगर मैथ की बात कर रहा है तो उसको मानिए। आर्ट साइड वाला अगर जयशंकर प्रसाद जी की कविता का बात कर रहा है तो उसकी बात मानिए, वो साहित्य से जुड़ा है। हरवंश राय बच्चन की कविता को कह रहा है तो साहित्य वाला कह सकता है, तो साइंस वाले की बात सुनिए। लेकिन दुखद अध्याय यहाँ ये है, मुझे कहते हुए बड़ा, अब जिस उम्र की पड़ाव में हूँ मुझे कहने में भी दिक्कत नहीं है, कि योग्यता जहाँ जिसकी होनी चाहिए, जहाँ जिसकी उपयोगिता होनी चाहिए, वो नहीं हो करके कुछ और हो रहा है, यही दिक्कत हो रही है। सर आपसे लास्ट सवाल मेरा, कि अगर बीसीसीएल इस दिशा में, आग बुझाने की दिशा में, अगर उनको कुछ सुझाव देना हो तो आप क्या देंगे? ऐसा है, वो वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं हमारे पुराने लोग मित्र हैं, और पर्यावरण के बारे में जब चेयरमैन आए थे और जीएम थे, सीएमडी थे, वहाँ मैंने एक ही सवाल किया था कि टेस्ट कराया जाए डस्ट का, एक्सप्लोसिव का। तो ये बैंक मोड़ था, जो दुकानें हैं उससे निकल रहा है कि कहीं माइन से आ रहा है। तो लोगों ने कहा, मैंने, हमारे मित्र भी थे, हमसे जूनियर लोग थे, तो लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है, कहना चाहिए आपको। लेकिन हमने कहा नहीं, इसलिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपको एक बात और बता दूं, ये हमारा सोशल स्टेट, ये सामाजिक देश है, कॉमर्शियल नहीं। कॉमर्स व्यापारिक में और सामाजिक में ये है। इसीलिए आप देखेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है। आप जहाँ से दोहन कर रहे हैं, जहाँ से मिनेटेरियल ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, उसके प्रति आपका समाज के प्रति उत्तरदायित्व है कि नहीं। आप इतनी गंदगी फैला रहे हैं, श्वास की समस्या पैदा कर रहे हैं, तो आप उनके लिए कर क्या रहे हैं? उनको स्कूल देंगे, सड़क देंगे। और मैं बताऊं, जो बीसीसीएल में पहले जितना ये लोगों ने किया सोशल डेवलपमेंट में, बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश आज जिस परिस्थिति में नहीं कर पा रहे हों, नहीं तो किसी गांव में चले जाइए टुंडी क्षेत्र में, वहाँ इन लोगों के स्कूल्स बने हुए हैं, सड़कें बनाए इन लोगों ने, बहुत डेवलपमेंट किया। इनको करना चाहिए, ये डिपार्टमेंट, ये है ड्यूटी हमारी। क्यों काम नहीं कर रहा सीएसआर के ऊपर बीसीसीएल? क्या लगता है आपको? बीसीसीएल जो है सीएसआर के माध्यम से, अभी आपने ये कहा कि पहले में काम किया हो, जैसे टुंडी में सड़कें वगैरह हो या कि विद्यालय वगैरह हो, तो कम से कम प्रदूषण के स्तर पे तो काम करना चाहिए था। अभी भी जहाँ पे देखते हैं कि जो जहाँ से उनके कोयले का उत्पादन हो रहा है, प्रॉपर पानी का छिड़काव भी नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है कि अधिकारियों में भी स्प्रेइंग करना चाहिए, वाटर स्प्रेइंग होनी चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। और एक बात और आप जान लीजिए, आउटसोर्सिंग की हिंदी क्या होती है? ठेकेदारी। तो ठेकेदार क्या करेगा? बस आउटसोर्सिंग मीन्स ठेकेदारी। अब आउटसोर्सिंग अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी शब्द बोल देने से बड़ा अच्छा लगता है,
हम लोगों में भी जो हिंदी बोलते हैं उनको समझते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, जब हमारे यहाँ गुस्साते हैं लोग तो अंग्रेजी बोलने लगते हैं। तो इसीलिए बीसीसीएल वाले ने सोचा कि अंग्रेजी कर दो, आउटसोर्सिंग कर दोगे तो लोग समझेंगे बड़ा अच्छा है। ये ठेकेदारी थी, ये पहले भी ठेकेदारी चलती थी, आज भी ठेकेदारी चलती थी। पहले ठेकेदारी जो थी वो सामूहिक किसी एक व्यक्ति की रहती थी, अब सामूहिक रूप से, और उसमें भी उस तरह के घराने आ गए हैं जो कई सौ करोड़ का, 500 करोड़, 800 करोड़ का ठेका ले रहे हैं। पहले ये नहीं था, और वो जो ले रहे हैं 800 करोड़ का ठेका, उसके बाद समस्याएं जो है। ठीक। तो ये थे हमारे साथ अनंतनाथ सिंह जी, जो झारखंड प्रदेश ब्रिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, और इन्होंने अपना रेड ब्रिक्स को लेकर अपने अनुभव भी साझा किए, और साथ ही बीसीसीएल को लेकर कुछ गाइडलाइन भी दिए, कम से कम आप लोग जो प्रदूषण को लेकर कर रहे हैं उस पर कुछ सुझाव भी दिए। हालांकि ये लगता है कि कुछ अधिकारी सुने होंगे तो इनके सुझाव पे अमल करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। 99 न्यूज़ के लिए दिलशाद खान।